Hi, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit, and today I will discuss the third part of your chapter Economic Development. ठीक है। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्लानिंग, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, हमारे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको ग्रोथ करने के लिए हम कैसे प्लानिंग करते हैं 5 साल के लिए। तो वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज ये लास्ट पार्ट है, हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। चलो, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब है कि इकोनॉमी में कुछ चेंज करना है हमें, ताकि हमारे देश के जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे टैक्सेशन के रूल्स, टैक्स के रूल्स हम चेंज कर देंगे, या फिर कुछ नया स्कीम्स ला देंगे। ठीक है, जैसे हम प्लानिंग करते हैं 5 साल के लिए, तो वहां पे ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चेंज करें ताकि वीकर सेक्शंस की भी भलाई हो, हमारे देश की भी भलाई हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वो बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, राइज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वजह से क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमी है देश का, वो ग्रोथ करता है। मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, पहले क्या होता था, हमारे देश की इकोनॉमी 3-4% तक ही था, लेकिन आज के ज़माने में 6-7% तक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, कुछ फॉरेन करेंसीज को रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से इंक्रीज हुआ। अब देखो, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंक्रीज होने से क्या होता है? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंक्रीज होने से, मान लो कि ग्लोबली एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो उसके अगेंस्ट में ये फॉरेन करेंसी रिजर्व हेल्प करेगा। या फिर आप मान सकते हो कि किसी भी एक देश से हमें इंपोर्ट करना है कुछ चीज, तो इंपोर्ट को फाइनेंसिंग करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए ये फॉरेन करेंसी रिजर्व हेल्प करेगा। या फिर जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व इंक्रीज होगा, फॉरेन से ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए क्या होगा, एफडीआई हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा इफेक्ट है फॉरेन करेंसी रिजर्व अगर हमारा ज्यादा हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, हमारे देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व इंक्रीज हुआ। उसके बाद देखेंगे, द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैव शोन ए डाउनवर्ड ट्रेंड, however the retail prices have not registered the same trend। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है, मान लो होलसेल लेवल पे जो गुड्स के प्राइस होते हैं उसमें जो एवरेज चेंज आते हैं उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन रिटेल प्राइस सेम ही था, रिटेल प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं थे। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हमारा तो भलाई हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। वो क्या क्या है अब देखेंगे। बोथ द एक्सटेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हैव इंक्रीज्ड व्हिच इज अदरवाइज ए वेलकम डेवलपमेंट। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या होता है, मार्केट के बीच में कंपटीशन इंक्रीज होता है, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन बट अनलेस मोर परचेसिंग पावर कम्स टू द हैंड ऑफ कॉमन मैन, द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म विल बी लिमिटेड। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि सोसाइटी पे जो कॉमन मैन है उनके पास ज्यादा पैसा हो, वो लोग ज्यादा अपने लिए कुछ सामान खरीद सके, या फिर उन लोगों का लाइफ भी अच्छा हो। ठीक है, लेकिन जब तक ये परचेसिंग पावर, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है परचेसिंग पावर, इसके बारे में मैं पहले बोल देता हूं। मान लो करेंसी के एक यूनिट से कितना गुड्स एंड सर्विस हम खरीद सकते हैं, उसे बोलते हैं परचेसिंग पावर। ठीक है, मतलब परचेस करने की पावर। तो परचेसिंग पावर जब तक ये कॉमन मैन के पास ज्यादा नहीं होगा, तब तक हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। जिस दिन ये परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा, लोगों के पास ज्यादा परचेसिंग पावर रहेंगे, तब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म सक्सेसफुल होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म may lead to the erosion of social values where money power will be pervading।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या होता है, लोगों के पास मनी पावर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो मैं इस लाइन को मैं पहले ये कंज्यूमरिज्म समझा देता हूं। कंज्यूमरिज्म क्या है? ठीक है, मान लो आपको एक सामान नहीं चाहिए, लेकिन वो सामान आप खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मतलब आपके नीड नहीं होने के बावजूद भी आप वो सामान खरीद रहे हो, इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। तो देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं तुमको। देखो वेडिंग्स, यहाँ पे सिंबल भी है मैरिज या फिर वेडिंग्स। तो सबसे पहले मैरिज क्या होता है? एक सोशल वैल्यू होता है, सोसाइटी में मनाया जाता है, सोसाइटी का एक अहम पार्ट होता है ये मैरिज। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, मैरिज को एज ए सिंबल ऑफ कंज्यूमरिज्म लोग बिहेव करते हैं। मतलब सोशल वैल्यू तो बाद में, पहले वेल्थ। मैरिज मतलब ज्यादा शो करेंगे, हम ज्यादा वेल्थ है हमारे पास वो शो करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, इसका जो सोशल वैल्यू है मैरिज का वो कम हो चुका है और कंज्यूमरिज्म के सिंबल वो ज्यादा हो चुका है। मतलब आज के डेट में शादी मतलब सोशल वैल्यू के अलावा भी मोर मनी पावर हमारे पास है वो शो करना है। मैंने ये गलत नहीं बोला, लेकिन आज के जमाने में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज एज्यूम्ड इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। ग्लोबलाइजेशन हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड गवर्नेंस विल बी of crucial importance in delivering the benefits of the economic reforms, particularly to the weaker sections of the people in the society। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब अच्छा होगा, जब गवर्नेंस भी अच्छा होगा। गवर्नमेंट अब अगर अच्छे अच्छे स्कीम्स लाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी उनको भी लाभ होगा। ठीक है, सोसाइटी में जो गरीब लोग रहते हैं या फिर कुछ लोग हैं वो मतलब उन लोगों के पास उतना ज़्यादा सामान नहीं है कि उन लोग अच्छे से लाइफ जी सके, तो वो कब अच्छा होगा, जब गवर्नेंस अच्छा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर अच्छे से स्कीम्स लाएंगे तो उन लोगों के भी लाइफ अच्छा होगा। ठीक है, देखो ये तो था प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब डिस्कस करेंगे हम 3 वर्ड के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ये 3 वर्ड याद रखना। ठीक है, लिबरलाइजेशन इसका मतलब क्या है? ठीक है, लिसनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। एक काउंट्री के जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पे स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना ही लिबरलाइजेशन होता है। इसमें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, मान लो पहले के दिन में क्या होता था, आपने मान लो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया यहाँ पे। ठीक है, एक फैक्ट्री बनाया आपने। तो पहले के डेट में क्या होता था, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है, आप मान लो फैक्ट्री का ब्रांच है ना, वो ब्रांच आप अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश करना चाहते हो, मतलब ब्रांच को आप एक्सपांड करना चाहते हो, ब्रांच एक्सपांशन। इसमें भी गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। मतलब हर एक आपने जो बिजनेस या फिर फैक्ट्री सेटअप किया उसका हर एक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट अगर परमिशन देगी तो आप बिजनेस दूसरे जगह पे सेटअप कर सकते हैं या फिर ग्रोथ भी कर सकते हो। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद ये थोड़ा कम हो गया, जो आपके बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था ये अब कम हो चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब स्टेट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में कम कर देना ही लिबरलाइजेशन है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जितने भी टेलीफोन सर्विस या फिर सिम सर्विस होता था उसमें सिर्फ BSNL ही था। इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करता था और पूरे इंडिया में BSNL का ही सर्विस चलता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बहुत दूसरे कंपनी भी आ गए, जियो आ गए, एयरटेल आ गया। ठीक है, तो ये होता है लिबरलाइजेशन का इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल हैज बीन लिफ्टेड इन a large number of industries except liquor, cigarette, hazardous chemical, industrial explosive, electrical equipment, drug and so on। कुछ ऐसे चूज किया हुआ फैक्ट्रीज है, जैसे मान लो सिगरेट, लिकर हो गया, हैजार्डस केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया। ये सब के अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज है उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या हुआ, थोड़ा कम हो चुका है अब लिबरलाइजेशन के बाद। ठीक है,
डिफेंस, एटॉमिक सेक्टर, जनरेशन एंड रेल ट्रांसपोर्ट आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। और ये डिफेंस जो है, एटॉमिक पावर जो है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, उसके बाद जो रेल ट्रांसपोर्ट है, ये गवर्नमेंट अपने अंडर ही रखते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसे। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये पहले के जमाने में गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करते थे, ठीक है। मान लो आपने बिजनेस सेटअप किया, आपने फैक्ट्री बनाई, तो उसमें ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का था। लेकिन आज के डेट में 1991 के बाद क्या हुआ, ये जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का वो थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है। द फॉरेन बैंक्स हैव बीन अलाउड टू एंटर इन द इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। पहले जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर थे उसमें कुछ इंडिया के बैंक्स ही थे, इंडियन कुछ बैंक्स थे, जैसे SBI हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान बैंक और कुछ ऐसा नाम था, वो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में डोमिनेट करते थे। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फॉरेन से जो बैंक इंडिया पे आके सेटअप करने लगा, ठीक है। यह पॉसिबल हुआ लिबरलाइजेशन की वजह से। उसके बाद देखेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, मतलब नाम से आपको पता चला है, जो ओनरशिप है, ठीक है, वो ओनरशिप गवर्नमेंट से हटाकर प्राइवेट एंटिटी को दे दिया। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं देता हूं, एयर इंडिया। 2021 तक ये एयर इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आता था, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, उसमें गवर्नमेंट इसका ओनर था। लेकिन 2021 में क्या किया, गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को बेच दिया, ठीक है। तो अब जाकर क्या हुआ, गवर्नमेंट से हटकर इसका ओनर कौन हो गया, टाटा ग्रुप। तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। पहले ये गवर्नमेंट ओनर था इसका, अब इसका ओनर कौन है, टाटा ग्रुप है। ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। ओपनिंग अप ऑफ द सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब क्या है, मान लो एक कंपनी था, पहले गवर्नमेंट उसको ओन करता था, गवर्नमेंट उसका ओनर था, लेकिन वो कंपनी गवर्नमेंट ने कुछ दूसरे मान लो एंटिटीज को बेच दिया, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर में चला गया, ठीक है। वो होता है प्राइवेटाइजेशन। वन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द डिसइन्वेस्टमेंट। ये एक प्राइवेटाइजेशन का एक फॉर्म है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, देखो, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द सेल ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट पार्टीज। पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब आपको पता है, जो गवर्नमेंट ओन करती है कंपनीज को, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो कंपनीज है पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसके जो शेयर्स है, ये शेयर्स एक प्राइवेट आदमी को बेच दिया, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मान लो एक कंपनी है, इसका 100% ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका 70% किसी दूसरे इंसान को बेच दिया। गवर्नमेंट के पास अब कितना परसेंट हो गया, 30% ओनरशिप हो गया। तो ये क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है। अब ज्यादा कौन कंट्रोल करेगा, जो जिसके पास गवर्नमेंट ने बेचा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, thus the entire amount of capital that is necessary for the public sector unit is not supplied by the government, a part of that is contributed by the private individual, ठीक है। ये जो कंपनीज हो गया, इसमें 30% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा और 70% उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा जिसके पास गवर्नमेंट ने बेचा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, इसके नाम से ही आपको मीनिंग पता चल रहा है, ग्लोबल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, देखो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन विथ द इकोनॉमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया की जो इकोनॉमीज है उसको ग्लोबल के दूसरे जो देश है उनके इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना ही ग्लोबलाइजेशन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको, देखो, मान लो एक सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सेलफोन बनाता है कंपनी, ठीक है। इसने क्या किया, जो हार्डवेयर सेक्टर है, ये कंपनी ने अमेरिका से हार्डवेयर सेक्टर मंगाया, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसको चाइना से मंगाया, ठीक है। इन दो देशों के लेने के बाद ये क्या किया, एसेंबल जो करते हैं ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद जो एसेंबल करते हैं, ये एसेंबल इंडिया में किया उन लोगों ने, ठीक है। अब देखो, यूएस से हार्डवेयर लिया, चाइना से सॉफ्टवेयर लिया, लेने के बाद एसेंबल कहां पे किया, इंडिया पे किया। ये एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। हमारे जो इकोनॉमीज है उसको यूएस की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी के साथ हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, a country that avoids integration with the world economy is inward looking country, its economic isolation is known as autarky, ठीक है। मतलब क्या है,
जो कंट्री ये इंटीग्रेशन नहीं करता, हमारे देश में जो करते हैं, हमारे देश में क्या करते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि यूएस से ये पार्ट लिया, चाइना से ये पार्ट लिया, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंडिया में आके असेंबल किया, तो ये क्या हुआ कि इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन जो कंट्री से ये इंटीग्रेशन नहीं करता, ठीक है, जो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं कि उन लोगों की जो इकोनॉमी है वो उन लोगों के पास ही रहे, तो उसको बोलते हैं ऑटर्की, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स ए कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन व्हिच बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स स्टैंड टू गेन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है उनका भी प्रॉफिट होता है और जो कंज्यूमर है उनका भी प्रॉफिट होता है। मान लो मैंने जो पहले फैक्ट्री के बारे में बात किया था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, उन्होंने क्या सोचा, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो हम इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बनाने के बाद हम उसको सेल करेंगे, लेकिन जो इंडिया में बनाने का प्रोसेस है उसको ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। मान लो एक मोबाइल बनाने में इंडिया में मान लो 5000 उसका स्पेंड हो रहा है किसी कंपनी के ओनर का, लेकिन वो सोचा कि चाइना से और यूएस से हम जब जो सामान है वो इंपोर्ट करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तब मोबाइल का जो प्राइस होगा वो 3000 होगा, तो इसमें 2000 का उसका बेनिफिट होगा। तो इसलिए क्या होता है, प्रोड्यूसर्स के भी लाभ होते हैं, कंज्यूमर्स के भी लाभ होते हैं, ठीक है। अगर 5000 हुआ उसको बेचेंगे मान लो 10,000 में, और जो 3000 प्राइस है उसको मान लो 6000 में बेचेंगे, तो आप खरीदने जाओगे तो 6000 का ही मोबाइल लोगे, तो आपका भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर का भी फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये था 3 वर्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद देखेंगे करंट 5 ईयर प्लान ऑफ असम। 5 ईयर के प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया था, नीति आयोग डिसाइड करता है। आसाम के 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पुराना है थोड़ा, 2012 से 17 तक है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों के बुक में ये आउटडेटेड सामान ही दिया हुआ है, तो इसलिए ये हम डिस्कस करेंगे 2012 से 17 तक जो 5 ईयर प्लान था उसके बारे में। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसाम्स 12th प्लान आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था, टू रेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आसाम इकोनॉमी टू 10%। आसाम के जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करना है कितने परसेंट तक, 10% तक, इन द नेक्स्ट 2 to 3 डिकेड्स, इन ऑर्डर टू रिमूव द गैप बिटवीन आसाम इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपमेंट स्टेट्स इन इंडिया। हमारा जो आसाम की इकोनॉमी है उसको इतना इंक्रीज करना है कि बाकी जो स्टेट्स है इंडिया के उसके कंपैरिजन में एक टक्कर दे सके, ठीक है, ये था प्लान। टू एडॉप्ट वेरियस स्कीम्स फॉर द पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी, आसाम में भी गरीबी है, तो उसको हटाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स लाया गया था। मतलब 12 5 ईयर प्लान में ये लिखा गया था कि हमें गरीबी हटाना है, ठीक है। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड इरोजन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। आसाम में हर साल फ्लड आता है, आपको भी पता है, तो 12 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि फ्लड को टैकल करने के लिए, फ्लड के जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के लिए कुछ ऐसा साइंटिफिक या फिर मेथड्स लाया जाए, ठीक है। उसके बाद टू रेज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 6% to 8%। जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है आसाम में 6% से लेकर 8% तक उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, जितना भी नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करना है, ठीक है। टू टेक ऑफ मेजर्स टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड सो ऑन, ठीक है। 12 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया था कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ हम मेजर्स लेंगे ताकि पंचायत लेवल भी हो, म्यूनिसिपैलिटीज लेवल भी हो, सब में अच्छे से गुड गवर्नेंस हो सके, ठीक है। तो ये था आसाम 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम में हम क्या करते हैं, एमसीक्यू का क्विज होता है, वहाँ पे हम हर रात को या फिर 1-2 दिन के डिले पर हम वो क्विज पब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करना थोड़ा। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।